Good morning student. Today I am going to teach class 6 science chapter 14 part 3rd. Part 3rd का टॉपिक फर्स्ट है लॉस ऑफ वाटर बाय रेस्पिरेशन, यानी कि पानी की हानि श्वसन प्रक्रिया के दौरान। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑल लिविंग बींग्स टेक अप ऑक्सीजन, यानी कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान सभी सजीव जीव ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। दिस ऑक्सीजन देन रिएक्ट्स विद द डाइजेस्ट फूड प्रोड्यूसिंग एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि तब यह ऑक्सीजन पचे हुए भोजन के साथ प्रक्रिया करके ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन करता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर गिवन आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी शरीर से बाहर निकल जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प वातावरण में छोड़ दिया जाता है या फिर चला जाता है। सेकेंड है लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, यानी कि पौधों के द्वारा पानी की हानि। ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। अ पार्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज रिलीज्ड बाय plant through their leaves into the air by a process called transpiration, यानी कि वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा अवशोषित पानी का एक हिस्सा पौधों द्वारा अपनी पत्तियों के माध्यम से हवा में वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया द्वारा छोड़ा जाता है। ट्रांसपायरेशन इज इफेक्ट बाय द फॉलोइंग फैक्टर, यानी कि वाष्पोत्सर्जन मुख्य कारकों को प्रभावित करता है। नंबर फर्स्ट है आपका टेम्परेचर, यानी कि तापमान। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी। वाइंड स्पीड यानी कि हवा की गति। टाइम ऑफ द डे यानी कि दिन के समय। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आर क्लाउड फॉर्म, यानी कि बादल कैसे बनते हैं, फिर बादलों का निर्माण कैसे होता है। टू नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी कि बादल कैसे बनता है फिर बादलों का निर्माण कैसे होता है, उसके जानने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी करनी होगी, यानी कि कुछ क्रियाविधि करनी होगी। टू नो हाउ आर क्लाउड फॉर्म, यानी कि बादल कैसे बनते हैं उसको हम जानते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि क्या क्या हमें सामग्री चाहिए, एक बीकर चाहिए और आइस क्यूब चाहिए, यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा चाहिए। प्रोसीड्यूर क्या है, प्लेस आइस कोल्ड वाटर एंड फ्यू आइस क्यूब इन अ बीकर, यानी कि एक बीकर में हम कुछ ठंडे पानी लेंगे और उसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े को लेंगे। आफ्टर अबाउट 5 to 10 मिनट व्हेन द बीकर गेट्स कूल, यानी कि कम से कम 5 से 10 मिनट के बाद जब जो बीकर हो जाए वो एकदम ठंडा हो जाए, स्लोली पफ अ ब्लो ऑफ एयर फ्रॉम योर माउथ अलॉन्ग द साइड एंड ओवर द वाटर सरफेस इन द बीकर, तो हम क्या करेंगे, अपने मुंह से उस बीकर की तरफ हवा को भरेंगे या फिर हवा को छोड़ेंगे। वाट डू यू सी, यानी कि आप क्या देखेंगे। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिलेगा, द पफ ऑफ एयर बिकम हैजी क्लाउडी, यानी कि जो हवा का जो पफ होगा वो क्या होगा, कुछ हमें धुंधला दिखाई देगा, बीकर के ऊपर कुछ हमें धुंधला सा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। दिस इज द क्लाउड फॉर्म, यानी कि क्या एक बादल का रूप होगा या फिर बादल की तरह में दिखेगा। दस क्लाउड आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यानी कि जो बादल होगा संघनन प्रक्रिया के दौरान पानी के जलवाष्प के उपस्थिति, यानी कि हवा में उसकी उपस्थिति के कारण होता है। वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यानी कि जो वर्षा की कुछ छोटी बूंदें होती हैं। दिस ड्रॉपलेट्स आर सो फाइन दैट दे रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर, यानी कि जो वर्षा की जो बूंदें होती है इतनी महीन होती है कि हवा में तैरती हैं। दिस फ्लोटिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द एयर अपीयर एज क्लाउड, यानी कि ये जो बूंदों का जो फ्लोटिंग होता है, तैरना होता है पानी में, इन द एयर अपीयर एज अ क्लाउड, यानी कि हवा में ये एक बादल की तरह में अपीयर या फिर प्रतीत होता है। बैक टू द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पे वापस आने की प्रक्रिया जल का। द वाटर विच हैड एस्केप फ्रॉम द अर्थ एज वेपर रिटर्न टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि जो जलवाष्प के रूप में पृथ्वी से निकल गया था वो पृथ्वी पे पुनः वापस लौट आता है। तो किसके माध्यम से लौटता है, पहला है रेन, यानी कि वर्षा के माध्यम से हमें रिटर्न मिलता है। स्नोफॉल और हेल के माध्यम से प्राप्त होता है।
When the small droplets in cloud come together to bigger drops of water, they become heavy and fall down as rain. यानी कि जब वर्षा की छोटी छोटी बूंदें आपस में एक साथ मिलकर एक बड़े ड्रॉप्स का निर्माण करती हैं तो वे हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होती है, पृथ्वी पर हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होती हैं। सेकेंड है, इफ़ द टेम्परेचर फॉल्स द रेन ड्रॉप गेट फ्रोजन एंड कम डाउन एज हेल्स। यानी कि जब तापमान हमारा नीचे गिरता है तो जो वर्षा की बूंदें होती है जम जाती हैं और हमें ओलावृष्टि के रूप में प्राप्त होती हैं। थर्ड है, इफ़ द टेम्परेचर फॉल फर्दर दिस ड्रॉपलेट्स और ड्रॉप्स गेट फ्रोजन एंड कम डाउन अ स्नो। यानी कि जब टेम्परेचर हमारा एकदम नीचे गिर जाता है तो जो वर्षा की बूंदें होती हैं गेट फ्रोजन, यानी कि वो भी क्या होती हैं, एकदम से जम जाती हैं, एंड कम डाउन एज स्नो, और वो स्नो के रूप में हमें पृथ्वी पर प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैक टू द ओशियन, यानी कि वापस महासागरों के लिए। मोस्ट वाटर दैट फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन फ्लो डाउन टू द ओशियन। यानी कि वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने वाला अधिकांश जल नीचे महासागरों में चला जाता है। हाउएवर अ गुड पार्ट ऑफ रेन वाटर प्रोक्लेट्स डाउन इनटू द सॉइल। यानी कि हालांकि वर्षा जल का एक अच्छा हिस्सा मिट्टी में समा जाता है, फिर मिट्टी में मिल जाता है। This water become available to as ground water, well water, ट्यूबवेल वाटर, स्प्रिंग वाटर etc. यानी कि ये जो पानी होता है हमारे लिए बहुत ही भूजल यानी कि उपयोगी होता है, और हमें किस रूप में मिलता है तो ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल के रूप में मिलता है, वेल वाटर यानी कि कुएं के रूप में मिलता है, ट्यूबवेल वाटर यानी कि नलकूप का पानी, स्प्रिंग वाटर यानी कि झरने का पानी आदि के रूप में हमें प्राप्त होता है। स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट टू फॉर्म वाटर, यानी कि पहाड़ों पर बर्फ पिघलकर पानी बनाती है। दिस वाटर इन द माउंटेन फॉर्म स्ट्रीम एंड फाइनली रिवर्स, यानी कि पहाड़ों में यह पानी धाराएं और अंत में नदियां बनाती हैं। द रिवर वाटर आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस रीजनली फाइनली फॉल इनटू लेक, अ सी और एन ओशियन। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों से गुजरने के बाद नदी का पानी अंत में एक झील, समुद्र या महासागर में गिर जाता है। These steps form the basis of water cycle in nature. We describe water cycle in brief below. यानी कि यह चक्रण प्रकृति में जल चक्र का आधार बनते हैं और हम जल चक्र का वर्णन करेंगे। वाटर साइकिल इन नेचर, यानी कि प्रकृति में जल चक्र। We have seen the water escape from the earth and return to earth by a series of phenomena. यानी कि हम देखते हैं कि जो पानी होता है वो हमारा गायब हो जाता है, फिर वो पुनः वापस चला जाता है। एंड अर्थ रिटर्न टू अर्थ बाई अ सीरियस फिनोमिना, और इसी घटना के कारण पानी पे पृथ्वी पर पानी हमें पुनः वापस प्राप्त हो जाता है। वाटर इन ओशियन, सी, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेट बॉडीज कंटिन्यू टू इवापोरेट ड्यू टू हीट ऑफ द सन। तो हम जानते हैं कि जो ओशन में पानी होता है, हमारा महासागरों में पानी होता है, समुद्रों में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, एंड वेट बॉडीज कंटिन्यू टू इवापोरेट, यानी कि इन सब का जो पानी होता है वाष्पीकृत होता है किसके कारण तो हीट ऑफ द सन, यानी कि सूर्य की ऊष्मा के कारण ये वाष्पीकृत हो जाता है। प्लांट रिलीज वाटर इनटू द एयर बाय ट्रांसपायरेशन। पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु में जल छोड़ते हैं। एनिमल एंड ह्यूमन रिलीज वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने के दौरान जानवर और इंसान वायुमंडल में जल वाष्प छोड़ते हैं। वाटर वेपर राइजेज अप इन द एटमॉस्फेयर एंड गेट्स कंडेंस टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स एंड देन रिटर्न टू द अर्थ एज रेन, हेल और स्नो, यानी कि जलवाष्प वायुमंडल में ऊपर उठती है और संघनित होकर बूंदों का निर्माण करती है और फिर वर्षा, ओले या और हिम के रूप में पृथ्वी पर वापस लौट आती है। द रेन वाटर आइदर गेट कलेक्ट इन पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, सी एंड ओशियन आर प्रोक्लेट्स डाउन द सॉइल टू फॉर्म ग्राउंड वाटर, यानी कि बारिश का पानी या तो तालाबों, नदियों, झीलों, समुद्रों और महासागरों में इकट्ठा हो जाता है या मिट्टी में रिसकर भूजल का निर्माण करता है। स्नो इन द कोल्डर रीजन मेल्ट टू फॉर्म स्ट्रीम, रिवलेट्स एंड फाइनली रिवर, यानी कि ठंडे क्षेत्रों में बर्फ पिघलकर धाराएं या नदियां और अंत में नदियों का निर्माण करती हैं।
दीज रिवर एट द एंड मर्ज इनटू लेक आर ओशियन, यानी कि ये नदियाँ अंत में झीलों में विलीन हो जाती हैं या फिर महासागरों में विलीन हो जाती हैं। Thus, water is available on the earth to start its journey called water cycle, यानी कि इस प्रकार पृथ्वी अपनी जल यात्रा शुरू करने के लिए जल को उपलब्ध कराती है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल, यानी कि प्रकृति में जल के निरंतर संचलन को हम जल चक्र कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल, यानी कि जल चक्र का महत्व। द वाटर साइकिल इज इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी कि निम्नलिखित कारणों से जल चक्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नंबर फर्स्ट, वाटर साइकिल हेल्प इन रेगुलेटिंग वेदर ऑन द अर्थ, यानी कि जल चक्र पृथ्वी पर मौसम को नियंत्रित करने में मदद करता है। सेकेंड है, वाटर साइकिल मेक्स वाटर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी कि जल चक्र बनाता है पानी में उपलब्ध विभिन्न रूपों को पृथ्वी पर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द रेन वाटर बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स मेनली ऑन रेन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे महत्वपूर्ण है बारिश का पानी, क्योंकि कृषि उत्पादन मुख्य रूप से निर्भर रहता है, यानी कृषि के उत्पादन करने वाले लोग वाटर पे निर्भर रहते हैं। और कई हिस्सों में मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ऐसा विश्व के कई पार्टों में या फिर कई हिस्सों में देखने को मिलता है। थैंक यू।